आज की चर्चा में हम बात करेंगे भारत में जाति और राजनीति के बीच अंतःसंबंध पर। थोड़ा सा हम संक्षेप में जातिगत या जातीय राजनीति और जातीय व्यवस्था दोनों के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। तत्पश्चात अपनी मूल विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि हम देखें तो सर्वसमानता केवल एक मिथक ही हो सकता है। शायद ही विश्व के किसी भी समाज व राजनीतिक व्यवस्था में इसके दर्शन संभव हो। भारत भी प्राचीन से ही यदि हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था को लें तो यह 4 वर्णों में अपने गुण और कर्म के अनुरूप विभाजित रहा है और सर्वसमानता के आदर्श यदि हम कहें तो व्यवहारिक भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मानव प्रकृति से ही गुण और कर्म क्षमता व योग्यता के अनुसार भिन्न है, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ पर उन गुण और कर्मों को नज़रअंदाज कर सर्वसमानता की स्थापना या सर्वसमानता का जबरिया उपक्रम तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। मैं अध्यापक हूँ तो मेरे लिए अध्यापन महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, यह अवश्य होना चाहिए कि हर व्यक्ति को समाज के द्वारा अपने विकास का सम्यक अवसर अवश्य प्रदान हो। समाज के द्वारा किसी को भी उसके गुण और कर्म क्षमता व योग्यता के अपने स्वयं अनुरूप अपने स्वयं के विकास के मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न किया जाना चाहिए। व्यवहारिक नज़रिए से भी यदि हम देखें तो इसकी कोई उपादेयता नहीं है। एक डॉक्टर को हम इंजीनियर का कार्य दे दें तो वह उस कार्य का सम्यक निर्वहन नहीं कर सकता है। ना तो वह समाज के लिए उपयोगी हो सकता है और ना ही वह उसके व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी हो सकता है। हमारा भी समाज अगर हम देखें तो आरंभ से ही गुण और कर्म के अनुरूप 4 वर्णों में विभाजित रहा है, किंतु विविधता में एकता ही हमारे समाज की मूल पहचान रही है। हम शुरू से ही चाहे राज्य हो अथवा समाज, हम उसको देखने का, उसको संचालित करने का हमारा अपना एक आध्यात्मिक नज़रिया रहा है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण रहा है। अध्यात्म ही हमारे समस्त राजनीतिक और सामाजिक क्रियाकलापों का मार्गदर्शक रहा है। हमने राज्य व समाज के सावयवी स्वरूप में विश्वास किया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि सावयवी क्या है? तो सावयवी का आशय यह है कि हमने राज्य और समाज को जीवित शरीर के तुल्य माना है, उसका जीवित शरीर से तुलना किया है। जिस प्रकार एक संपूर्ण शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों प्रत्यंगों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार एक समाज भी विभिन्न प्रकार के वर्गों से मिलकर, जातियों से मिलकर, भाषाओं से मिलकर बना होता है।
राजनीति में भी कुछ यही पाया जाता है। वहाँ भी उच्च से लेकर निम्न स्तर तक विभिन्न प्रकार के पद और व्यवस्थाएं होती हैं और उनके सम्यक तालमेल के द्वारा ही एक राजनीतिक व्यवस्था का संचालन होता है। जिस प्रकार विभिन्न अंग और प्रत्यंग मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं और उनके बीच समन्वय ही कार्य के आधार पर, गुण के आधार पर, दायित्व के आधार पर एक शरीर को संपूर्णता प्रदान करता है। हम कह दें कि शरीर में सर ही सब कुछ है और पैर की कोई उपादेयता नहीं है, तो वह शरीर विकलांग कहलाएगा, वह शरीर कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि हम राजनीति में कह दें कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही सब कुछ हैं, बाकी अन्य के क्रियाकलापों की कोई उपादेयता नहीं है, तो वह राज्य नष्ट हो जाएगा। यदि समाज में हम कह दें कि किसी एक वर्ग की केवल उपादेयता है और के कार्यों की उपादेयता नहीं है, तो वह समाज भी नष्ट हो जाएगा। किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि यदि राजनीति और समाज में हम सर्वसमानता की बात कर दें लगें, हम शरीर में कह दें कि नहीं नहीं, हाथ भी सर का काम करेगा, सर भी हाथ का काम करेगा, तो वह शरीर कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। तब की अवस्था में भी वह शरीर विकलांगता का शिकार हो जाएगा। तो मेरे कहने का आशय यह है कि जिसके पास जैसा गुण हो, जिसके पास जिसका जो है क्षमता हो, उसको तद अनुरूप अपने विकास का समाज के द्वारा सम्यक अवसर मिलना चाहिए। प्राकृतिक विषमता का कभी अंत नहीं हो सकता। प्रकृति ने सबको उनके गुण और धर्म के आधार पर अलग अलग बनाया है। हाँ, समाज के द्वारा किसी प्रकार का विषमता उनके गुण धर्मों के अनुरूप ना आने पाए, समाज के द्वारा उनके कार्यों में किसी प्रकार का अवरोध ना उत्पन्न किया जाए। मुझे लगता है समानता का यही एक आदर्श हो सकता है। और हमने इस आदर्श को केवल सिद्धांत तक नहीं रखा है, अपितु हम लोग इसको व्यवहारिक जीवन में जीने वाले रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम का आदर्श हमारे आध्यात्मिक पूंजी रही है। ईशावास्यमिदं सर्वमिति जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्युद्धरम। हमारी मान्यता रही है कि संपूर्ण संसार के कण कण में ईश्वर का व्याप्त है और हम सभी चूंकि ईश्वर की एक संतति हैं, इसलिए संपूर्ण धारा हमारी अपनी है। विश्व बंधुत्व का आदर्श हमारी आध्यात्म की मूल प्रेरक शक्ति रही है और इसका एकमात्र उदाहरण है कि शायद ही विश्व की एकमात्र व्यवस्था भारत ऐसा है कि जहां हिंदू बहुलता हो और बावजूद हमने पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अख्तियार किया है। दुनिया में उठा के देख लीजिए कि कोई एक जाति हो दुनिया में और उसका कहीं बहुत ज़्यादा व्यापक अस्तित्व ना हो, फिर भी उसने पंथ निरपेक्षता और सर्व समानता के सिद्धांत को अख्तियार किया है। विरले मिलेगा। इस प्रकार जातिगत व्यवस्था हमारे समाज की प्राचीन देन है, किंतु हमने राजनीति से उसको अलग रखा। सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा इसका राजनीति में समावेश किया गया और यह भी उनके कुत्सित चाल का एक हिस्सा था। यह भी उनके सुनियोजित षड्यंत्र का एक हिस्सा था। 1909 ईस्वी में जो लोग उसे केवल सांप्रदायिक पंचाट की संज्ञा देते हैं, वास्तव में सांप्रदायिक पंचाट ना होकर के उसमें सांप्रदायिक और वर्गीय विभाजन दोनों के तत्व विद्यमान थे। 1919 में उसे और ज़्यादा बढ़ाया गया। अंग्रेजों के द्वारा अपने प्रारंभिक शासन में उच्च जातियों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिया गया, अवसर दिए गए और तत्पश्चात बाद में उसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत समाज में एक विभाजन पैदा किया गया। समाज में परस्पर एक दूसरे के प्रति विद्वेष पैदा किया गया और फिर जो है निचली स्तर की जो जातियाँ थीं जिनको माना जाता था, उनको उन्हीं के विरुद्ध उकसाकर और समाज को विभाजन की तरफ गर्त में धकेल दिया गया। आधुनिक
भारतीय राजनीतिक या हम कहें स्वतंत्र भारतीय राजनीति में अगर हम जातिगत धर्म और जाति और राजनीति के बीच अंतः संबंधों पर गौर करें तो इस कुचक्र की शुरुआत बिहार व उत्तर प्रदेश के दूषित राजनीति से होती है क्षेत्रीय स्तर पर। साथ ही साथ जाति व राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही सीमित नहीं रही। अब यह संपूर्ण भारत में सीमित अथवा दीर्घ विस्तृत स्तर तक हर जगह विद्यमान हो चुकी है, फैल चुकी है। यह संक्रमण अब हर जगह फैल चुका है। आंध्र प्रदेश में हम देखें तो कामा और रेड्डी के बीच जातीय प्रतिद्वंदिता, राजस्थान में अगर हम देखें तो राजपूत और जाटों के बीच मूलतः राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, केरल में अगर हम देखें तो वहाँ इजवाह व नायर के बीच जातीय प्रतिद्वंदिता, कर्नाटक में देखें तो लिंगायत और वोक्कालिंगा के बीच जातीय प्रतिद्वंदिता स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है, जिसके गर्त में, जिसके मूल में हमारे यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर पनपे हुए राजनीतिक दल प्रमुख रूप से जिम्मेवार हैं, जिनके द्वारा अपने राजनीतिक क्षुधा की पूर्ति के लिए जातियों का मनमाना उपयोग किया गया। उत्तर प्रदेश में देखें तो जब 1991 में मुलायम सिंह यादव जी अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं तो एक नारा लाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अजगर राज करेगा। अब बात आता है कि अजगर क्या है, तो आ से यहाँ अहीर कहा गया, जा से जाट कहा गया, गा से गुर्जर और रा से राजपूत। उनका अपना मानना था कि यदि ये चार जातियाँ इकट्ठा हो जाएं तो ये अपना वर्चस्व राजनीति में कायम कर सकती हैं। किंतु बाद में चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम द्वारा हरित क्रांति के बाद इस एकाधिकार के अंत का प्रयास किया जाता है। चौधरी चरण सिंह के पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी थे जैसे चौधरी अजीत सिंह और जयंत यादव, तो इनके द्वारा इस एकाधिकार के हनन का प्रयास किया जाता है। और इससे पूर्व गौर करने की बात है कि जब अजगर की राजनीति सफल नहीं हुई तो फिर पुनः मुलायम सिंह जी के द्वारा जब वह प्रयोग विफल रहा तो कहा जाता है मजगर उत्तर प्रदेश में राज करेगा। अब यहाँ मजगर का आशय था कि अजगर और प्लस मुस्लिम, यानी अजगर के अंतर्गत जो जातियाँ थीं अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत। अब कहा गया अगर मुस्लिम को भी जोड़ दिया जाए तब उत्तर प्रदेश में एक जो है ये जातियाँ मिलकर एक राजनीतिक वर्चस्व अपना स्थापित कर सकती हैं। किंतु बाद में अजगर और मजगर दोनों का अंत हो जाता है और यमवाई समीकरण आता है। कारण क्या था, कभी आपने गौर किया? क्योंकि चौधरी अजीत चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह और चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी, अब इनके द्वारा जाटों पर अधिकार कर लिया गया पश्चिम में। यहाँ बीजेपी के कुछ गुर्जर नेता वहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभरे, संगीत सोम हो, हुकुम सिंह हो, संजीव बलियान हो, तो ये सब जाट और गुर्जर नेताओं ने कहीं ना कहीं अब जो वो सपा का मूल वोट बैंक था जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव ने नारे के माध्यम से संजोया था उसमें सेंधमारी कर दी। और 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तो जो राजपूत जातियां थीं वो भी इनसे छिटक चुकी थीं। तो अब इन्होंने नया समीकरण दिया, यमवाई। अब इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम और यादव ही आपस में इकट्ठे रहें तो इतने पर्याप्त हैं। आप कहेंगे सर राजपूत जातियां क्या सपा के साथ थीं इससे पहले? हाँ, तो मैं तथ्यों के आधार पर कह सकता हूँ।
राजपूत तब जाके बीजेपी में अपनी आस्था प्रकट किए जब उनको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में अपनी जातिगत नेतृत्व मिला। सदमा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन जब मैं यहाँ पॉलिटिकल चर्चा में बैठा हूँ तो मैं निष्पक्ष चर्चा करूँगा। किंतु आप उठा के देख लीजिए, चाहे जौनपुर में धनंजय सिंह हो, कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह हो, गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह हो, पंडित सिंह हो, कीर्तिवर्धन सिंह हो, अयोध्या में गोसाईगंज से जो है अभय सिंह हो, ये लोग कहाँ थे? सपा में तो थे, किंतु उनको जब अपना जातिगत नेतृत्व मिला वहाँ से उन लोगों ने पलायन कर लिया। तो अब मुलायम सिंह जी ने देखा कि भैया गुर्जर भी जा चुका है, जाट भी जा चुका है, राजपूत भी हमसे जा चुका है, तो नया नारा लगाया गया एमओआई समीकरण। और जब एमओआई से भी कोई फायदा नहीं मिला तो वर्तमान में अखिलेश जी आए तो उन्होंने एक नया समीकरण दिया, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो ये तो राजनीतिक दलों का अपना चरित्र रहा है। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि इनके लिए जाति मायने नहीं है। जाति केवल इसलिए मायने है क्योंकि सत्ता तक पहुंचने का वह एक इनके लिए सबसे सुलभ मार्ग है कि जहां कोई काम नहीं करना है, केवल जातिगत उन्माद फैला दीजिए, जातिगत नशा पैदा कर दीजिए और उसके बाद सत्ता तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर लीजिए। इसी बीच गुजरात में कांग्रेस के द्वारा खाम का नारा दिया जाता है। यहाँ के से क्षत्रिय, जिसमें कोली व ठाकुर दोनों शामिल, यच से हरिजन और ए से आदिवासी, यम से मुस्लिम, इनके द्वारा। और कौन नारा देते हैं? तो सोलंकी साहब, सोलंकी जी के द्वारा, माधव सिंह सोलंकी जो कांग्रेस नेता थे, उनके द्वारा गुजरात में खाम का नारा दिया जाता है और कहा जाता है कि क्षत्रिय यानी के से क्षत्रिय, यच से हरिजन, ए से आदिवासी और यम से मुस्लिम, यदि ये इकट्ठा हो जाएं तो गुजरात में राज करेंगे। तो वहाँ भी जातिगत विभाजन का प्रयत्न किया जाता है। फिर जब खाम उनका असफल हो गया, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, तो खाम्प का नारा देते हैं। अब खाम प्लस पटेल, उनको भी जोड़ लिया गया और कहा गया अगर ये लोग इकट्ठा हो जाएं तो गुजरात की राजनीति में इनका अपना वर्चस्व हो सकता है। तो वर्चस्व उन जातियों का नहीं करना था, वर्चस्व वहाँ कांग्रेस के सोलंकी साहब को मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होना था और अपनी सत्ता स्थापित करनी थी। फिर उसके बाद पाटीदारों पर भी उन्होंने डोरा डाला। 2017 के चुनाव में हार्दिक उस समय इनके नायक हुआ करते थे और हार्दिक साहब भी बहुत प्रमुख पाटीदार चेहरे के तौर पर बड़ी आंदोलन चलाए। बीजेपी के विरोध में ही वो उनकी राजनीति अस्तित्व में आई और आज आप देखेंगे तो बीजेपी के पिछलग्गू बनकर घूम रहे हैं। तो इससे राजनीतिक दलों और राजनेताओं के वास्तविक चरित्र को हम समझ सकते हैं। तत्पश्चात बिहार के चुनाव में लालू यादव जी के द्वारा मजगर की राजनीति शुरू की जाती है। यानी जो मजगर की राजनीति उत्तर प्रदेश में थी वही राजनीति बिहार में भी चली। और एक नारा बाद में फिर ही लालू जी के द्वारा लगाया जाता है कि भूरा बाल साफ करो। यानी भूरा बाल से निकास है, बी से भूमिहार, ये भा से भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला। यानी बी से ब्राह्मण जो है, वो भा से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला। तो इनके विरुद्ध एक कहा जाए विषमन किया जाता है और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का उन्हें यही एक उपक्रम दिखाई देता है। कर्नाटक की राजनीति में अगर हम देखें तो मामूली शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ इसका आफय था मारवाड़ी प्लस मुस्लिम प्लस लिंगायत। पुनः बिहार की राजनीति में लालू जी के द्वारा ही त्रिवेणी संघ की स्थापना की जाती है, बात की जाती है, जिसमें त्रिवेणी संघ का मतलब था 3 जातियां मूलतः, यादव, कुर्मी और कोरी। और फिर घूम फिरा के अब जब तेजस्वी जी आए हैं तो अब
सर्वजन हिताय की बात करने लगे हैं, कह रहे हैं सबके साथ की आवश्यकता है। इसी प्रकार बसपा में माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी बहन जी का उदय होता है और पहले इनके द्वारा नारा लगाया जाता है कि तिलक तराजू और तलवार इन्हें मारो जूता चार। और बाद में जब 2007 में सत्ता में आती हैं तो सबसे ज़्यादा टिकट ब्राह्मणों को ये देती हैं और मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को इनके द्वारा रखा जाता है। प्राथमिक स्तर पर जो है जब ये राजनीति में आती हैं तो नारा दिया जाता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बाद में जब इन्होंने देखा कि बहुजन से ही केवल सत्ता प्राप्ति संभव नहीं है, तब नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये राजनीतिक दलों और राजनेताओं का हमारे यहाँ चरित्र रहा है। अंततः गत्वा बस हम इतना कहना चाहेंगे कि जब तक हम गुण कर्म नीति अनीति के आधार पर व्यक्ति और व्यवस्था की पहचान करना नहीं शुरू करेंगे, हमारा कोई भविष्य नहीं हो सकता। संविधान सभा के अंत में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भी इस पर आगाह करते हुए कहा गया था कि हमें ज्ञात नहीं है कि भविष्य में भारतीय अपने देश पर पंथ को वरीयता देंगे या पंथ पर देश को, किंतु यदि देश के मूल्यों पर पंथ को वरीयता दिया गया तो पुनः भारत की गुलामी और दुर्दशा को टाला नहीं जा सकता और फिर हम आज़ादी हमारे लिए केवल मिथक बनकर रह जाएगा। आज हम कुछ उसी दौर से गुजर रहे हैं, जिस संभावनाओं और जिन कहीं न कहीं अनहोनी पर गौर किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। हमें चाहिए कि हम चीज़ों का मूल्यांकन नीति और अनीति के आधार पर करें, ना कि अन्य तुच्छ मानसिकताओं और विचारों के आधार पर। आज इतना ही, पुनः किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। धन्यवाद।